वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो अपन बात करेंगे प्रीवियस क्लास की। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे एंथैल्पी के रिगार्डिंग, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर चल रहा है अपना। मैंने आपको बताया है अभी डायनामिक वाला पोर्शन चल रहा है, फिर अपन केमिस्ट्री वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे इसमें, है ना। अभी कौन सा पोर्शन चल रहा है? डायनामिक वाला। फिर कौन सा करेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री वाला। उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, वो तो जनरल डेफिनेशन है और एक दो फॉर्मूले हैं, उसमें सारी थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है ना। डायनामिक्स वाला पोर्शन कर रहे हैं। डायनामिक्स में अपन क्या क्या कर चुके हैं वो आपको पता है। जो भी जनरल डेफिनेशन आती है, लाइक इंटरनल एनर्जी, लाइक एंथैल्पी, सारे सारी चीजें देख चुके हैं, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपने पास ये था कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई क्या था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू अपने पास क्या था? हीट। और डब्ल्यू अपने पास क्या था? वर्क डन। वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, तो उसके उस पर डिपेंड करता है कि वर्क का साइन क्या रहेगा ना। अगर ऑन द सिस्टम है डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव। ऑन द सिस्टम हो तो, और अगर डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, अगर उल्टा लिख दिया साइन, बाय द सिस्टम में नेगेटिव और ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव। बाय द सिस्टम हो तो क्या रहता है? वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव रहती है। ओके। तो आज अपन डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं सर? तो आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्क, कि वर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे उसको डिराइव करते हैं, वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और अपन जो वर्क डिस्कस करेंगे, देखो दो टाइप का वर्क होता है। अगर ऑन द सिस्टम है तो उसको अपन कहते हैं कंप्रेशन वर्क, और बाय द सिस्टम है तो उसको अपन कहते हैं एक्सपेंशन वर्क। ठीक है। अगर डब्ल्यू है आपके पास, दो टाइप से देखते हैं। एक तो आपके पास आता है ऑन द सिस्टम, और एक अपने पास आता है बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है अपने पास, तो उस वर्क को अपन कहते हैं कंप्रेशन वर्क। और अगर बाय द सिस्टम है तो उसको अपन कहते हैं एक्सपेंशन वर्क। और अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अपन डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन वर्क के बारे में, कि एक्सपेंशन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। ओके। और फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर कुछ जनरल डेफिनेशन, दैट हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। चलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंशन वर्क के बारे में। एक्सपेंशन वर्क के बारे में अच्छे से समझिएगा, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अपना हैंड रेज करके अपने डाउट आप फ्रिक्वेंटली मेरे से पूछ सकते हैं। ओके। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ये आपके पास कोई वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है किसी सिलेंडर में, मान लीजिए, या फिर किसी ये क्या है? वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या है? कुछ गैसेस प्रेजेंट है, कंटेनर के अंदर गैसेस प्रेजेंट है। ओके। अगर मैंने आपको बताया था कि पी एक्सटर्नल, यानी कि बाहर से जो फोर्स लग रहा है, और पी अगर इंटरनल एक दूसरे के इक्वल हो, देन सिस्टम विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम, या सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये कहाँ रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट अगर मैं यूं कर दूं कि जो इंटरनल प्रेशर है, जो अंदर से प्रेशर लग रहा है, अपन ये भी लेके चलते हैं कि अभी तक जो आपके पास इसकी यहाँ तक लेंथ है, जो आपके पास क्या है? एल है।
ये भी अपन साथ में लेके चल रहे हैं कि इसकी लेंथ आपके पास क्या है, एल है। अगर पी इंटरनल को थोड़ा सा यूं कर दूं, पी इंटरनल प्लस डीपी, यानी कि इंटरनल प्रेशर को थोड़ा सा अगर अपन इंक्रीज कर दें, या मैं यूं कहूं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको थोड़ा सा अगर कम कर दें, इंटरनल प्रेशर को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, किससे, डीएस। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किससे होगा, डीएस से, ये अपने को पता है ना। कि अगर मान लीजिए कि बाहर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अंदर से भी 10 न्यूटन का फोर्स इन यूनिट एरिया लग रहा था, तो दोनों ही सिस्टम आपके पास क्या थे, इक्विलिब्रियम में। बट जैसे ही अंदर से आपने 10 से 11 करा या 11 से 12 करा, तो जैसे ही करोगे तो सिस्टम थोड़ा सा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि डीएल लेंथ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, तो अपने को क्या करना है, वर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, एक्सपेंशन वर्क करना। मैंने ये क्यों बताया है कि इंटरनल प्लस डीपी, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सपेंशन वर्क मीन्स गैसें जब एक्सपेंड होती है तो वो वर्क करती है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं ना। मैं यहाँ पे आपको कंप्रेशन वर्क एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि अगर मैं बाहर से प्रेशर इंक्रीज कर दूं या बाहर वाला मैं डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं गैसें जब एक्सपेंड होगी तो एक्सपेंड कब होगी, कि जब वो क्या करेगी कि कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर लगाएगी। और प्रेशर कब लगाएगी, वो प्रेशर तब लगाएगी जब आपके पास क्या हो कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जैसे कि मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा ना। तो अपन यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क कर रहे हैं। आपने फिजिक्स में देखा होगा कि देखो वर्क जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कि सर उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू आपके पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। ओके, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे अपने पास कहीं पे भी फोर्स टर्म का अपन ने यूज नहीं करा। यूज नहीं करा तो क्या होगा कि फोर्स का फॉर्मूला अपने को पता है कि दैट फोर्स इज इक्वल्स टू, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन आपके पास क्या आएगा, एरिया। फोर्स अपॉन आपके पास क्या आएगा, एरिया। ये किसका फॉर्मूला होता है, प्रेशर का। अपने को वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस वर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा बेटा जी अपन क्या करते हैं, फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, आपके पास क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। और अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क कैलकुलेट करेंगे अगर अपन, वर्क इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, P प्लस dP। ये आपके पास क्या आ गया, प्रेशर। बिकॉज मैंने क्या कहा कि स्मॉल चेंज करना है इंटरनल प्रेशर को, dP से अगर मैं इंक्रीज करता हूं, मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, dl लेंथ से, कि जब मैंने इंटरनल प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज करा तो इंटरनल प्रेशर को इंक्रीज करते ही जो आपके पास पहले लेंथ L थी वो L से dl क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मीन्स एरिया इनटू में क्या कर दूंगा आपके पास, dl। ओके, अब आपको पता है कि एरिया इनटू अगर मैं मल्टीप्लाई dl करता हूं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है dv के। dv क्या आ गया आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट वर्क इक्वल्स टू P प्लस dP मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं इसको, dV से। P प्लस dP मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, dV से। तो देखो वर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल्स टू P dV प्लस आपके पास क्या आ गया, dP dV। dP dV को मैं नेग्लिजिबल ले लेता हूं बिकॉज दोनों में ही स्मॉल चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। इसको मैं इक्वल्स टू में क्या कर देता हूं, 0। यहाँ पे अपन एक्सपेंशन वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, तो डन बाय सिस्टम हो रहा है तो आपके पास किस में रहेगा, नेगेटिव में। तो वर्क इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, माइनस का P dV।
वर्क इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस का पी डीवी। और अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, लिमिट लेते हैं, है ना, डीवी की कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, तो फॉर्मूला वर्क का क्या आ जाता है, माइनस का पी डेल्टा वी। तो एक्सपेंशन वर्क कहीं पे भी आपको पूछे कि वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन बाय गैसेस क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, W इक्वल्स टू माइनस का पी डेल्टा वी, या W इक्वल्स टू माइनस का पी डीवी। ओके, नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन किसकी आती है, हीट की। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आती है, हीट की। हीट की अगर अपन बात करें तो हीट का ट्रांसफर जो है वो अपने को पता है हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना। अभी किसी भी चीज को आप टच करते हो तो वो ठंडी क्यों होती है, और कुछ टाइम के बाद इनमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। उस इक्विलिब्रियम को अपन क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। कैसे कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उससे अगर ठंडी कोई भी चीज होगी तो बॉडी टेम्परेचर से हीट का ट्रांसफर होगा उस चीज की तरफ, है ना। तो हीट का ट्रांसफर होगा और आफ्टर सम टाइम क्या रहेगा कि वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो ठंडा लगना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हीट का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास टेम्परेचर का कोई भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की और हीट का हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब हीट में कुछ डेफिनेशन आती हैं, वो डेफिनेशन देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले अपने पास क्या आता है, स्पेसिफिक हीट, या फिर अपन देख रहे हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो हीट कैपेसिटी की एक डेफिनेशन है, बहुत ही छोटी सी बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। क्या है कि किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट कोई भी सब्सटेंस अगर है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड for the increase the temperature of substance which is present in any system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity। हीट कैपेसिटी जो है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको, सी से। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन T2 माइनस T1 और Q इक्वल्स अपॉन डेल्टा टी। ये आपके पास हीट कैपेसिटी का क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। डेफिनेशन दोबारा बोल देते हैं एक बार हीट कैपेसिटी की। दैट अमाउंट ऑफ हीट, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द increase the temperature of substance which is present in any system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity। एक और डेफिनेशन आती है सेकंड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी डेफिनेशन और हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हीट कैपेसिटी क्या थी कि सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है उसको अपन हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है कि कोई भी 1 किलोग्राम सब्सटेंस, है ना, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम सब्सटेंस यानी कि यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू T2 माइनस आपके पास T1 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, क्यू अपॉन
एम डेल्टा टी ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। यानी कि यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस अमाउंट ऑफ हीट को अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, थर्ड डेफिनेशन, मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखो हीट कैपेसिटी जो है उस सब की आपके पास डेफिनेशन जो है वो सेम रहती है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस किस चीज का रहता है कि आपके पास ये जो डेफिनेशन है वो सिंपल डेफिनेशन है कि सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो उसमें जो हीट में जो चेंज होता है, जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपके पास 1 किलोग्राम या 1 ग्राम मास ऑफ सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है तो उसकी टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से जो चेंज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अपन मोलर की बात करते हैं, तो मोलर का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस का अगर 1 मोल प्रेजेंट है ना, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अगर आपके पास प्रेजेंट है उसकी उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए जिस आपके पास हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट which is required for increase the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin of any 1 mole of substance, of any 1 mole of substance is known as molar heat capacity। तो molar heat capacity का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C molar is equals to Q upon N T2 minus T1 और Q N डेल्टा T। N आपके पास क्या हो गया, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, N इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स। अगर तीनों डेफिनेशन क्लियर है तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। एक रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। अगर तीनों डेफिनेशन क्लियर है तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। नेक्स्ट आता है अपने पास रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या रिलेशन आता है देखो दोनों के बीच में, अपन दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। सी मोलर इक्वल्स टू अपने पास क्या है कि सर सी मोलर इक्वल्स टू है Q अपॉन N डेल्टा T। मोलर हीट कैपेसिटी ही होती है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है ना। सी स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे तो वो आपके पास क्या होता है, Q M डेल्टा T। अब कोई एक ही सब्सटेंस है, एक ही टाइप का सब्सटेंस है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन आता है वो चेक करना है। तो एक बात बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये इसका फॉर्मूला होता है।
आपके पास क्या रहेगा, वेट इन ग्राम को स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को MWT से डिनोट कर देते हैं ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा कि सर मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू Q अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा कि सर मास आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सर डेल्टा टी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आएगा, क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट। अब एक बात बताओ, ये जो Q है, M है, डेल्टा टी है, Q है, M है और डेल्टा टी है। Q आपके पास हीट, M आपके पास मास, डेल्टा टी आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। ये किसके इक्वल है, स्पेसिफिक हीट के तो इक्वल है। तो C मोलर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास कि C मोलर इक्वल्स टू C स्पेसिफिक मल्टीप्लाई बाय आपके पास मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी is equals to molecular weight multiply by specific heat कैपेसिटी। ये आपके पास रिलेशन आएगा मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। अगर समझ आ गया हो ये तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दो कि सब क्लियर है। तो देखो दो डेफिनेशन और आती है इसमें, जो मैंने आपको पहले प्रॉमिस करा था कि मैं जरूर बताऊंगा। एक आपके पास आती है सीपी और एक आपके पास आती है सीवी। दो डेफिनेशन और आती है, सीपी एंड सीवी। सी के पैरों में पी है, इसका मीनिंग क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और सी के पैरों में वी है, इसका मीनिंग क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी एंड सीवी, सीपी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेफिनेशन वो ही डेफिनेशन अपने को रिपीट करनी है बार बार कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर, गौर फरमाना, कांस्टेंट प्रेशर पर जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है उसको सीपी कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है उसको अपन क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। तो डेफिनेशन सब में सेम चलती आ रही है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब अगर वो यूनिट मास के लिए कर रहे हो तो वो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर 1 मोल के लिए या यूनिट मोल के लिए कर रहे हो तो मोलर हीट कैपेसिटी, वो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो तो सीपी यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कल की क्लास में अपन ये देखेंगे कि सीपी और सीवी में क्या क्या रिलेशन होता है, कैसे देखते हैं, और सीपी और सीवी को थोड़ा सा एक छोटा छोटा पोर्शन है जिससे अपने एक फॉर्मूला आया था, याद करो कि देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू एनसीवी डीटी, और डीएच का यानी कि चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला आएगा एनसीपी डीटी। तो वो फॉर्मूला कैसे आता है, सीपी सीवी में क्या रिलेशन होता है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस जो है वो कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं बच्चों कल। थैंक यू सो मच।